नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में दिमागी बुखार से पीड़ित 8 बच्चों में मिली हाइपोग्लाइसीमिया, एक बच्चे की हो चुकी है मौत। आरआरबी एनटीपीसी में भर्ती के लिए रेलवे ने सीबीटी 2 के लिए जारी किया नोटिस। राजगीर जू सफारी की बनी फर्जी वेबसाइट, ऑनलाइन टिकट बुकिंग से पहले हो जाएं सतर्क। पटना के अस्पतालों में सुविधाओं का हो रहा है विस्तार, मंगल पांडे ने किया डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन। बेगूसराय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए हो रही परेशानी, भवन बनकर तैयार पर नहीं हो रही है पढ़ाई। शराबबंदी लागू करने में नेपाल करेगा बिहार की मदद, सीमा पर सहयोग की बनी रणनीति। बिहार के राज्य सहकारी बैंक में निकली बम्पर वैकेंसी, 50,000 तक मिलेगी सैलरी। यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को राहत, छात्र अपने देश में ले सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी हां, बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित जो बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया पाई गई है। एसकेएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने कहा है कि जिन बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, इनमें हाइपोग्लाइसीमिया मिली है। इनसे बच्चों का शुगर लेवल कम हो जा रहा है। 10 जनवरी से 11 अप्रैल तक जो बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए हैं, उनमें से 12 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। इनमें से 8 बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया मिली है। सीतामढ़ी के जिस एक बच्चे की जनवरी में मौत हुई थी, उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया पाई गई थी। अभी तक जो बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचे हैं, वे सभी ग्रामीण इलाके के हैं। ये बच्चे अधिक गर्मी व बागान में खेलते थे और रात में बिन कुछ खाए सो गए थे, जिससे ये बीमार हो गए। डॉक्टर साहनी ने कहा कि ये बच्चे रात में बिना खाए नहीं सोए तो बीमार नहीं होते। अगर माँ बाप जागरूक हो और अपने बच्चों को शाम के समय स्नान करा दे और खाना खिला दे तो बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित नहीं होंगे। रेलवे ने मंगलवार को एनटीपीसी स्नातक और अवर स्नातक पदों पर भर्ती के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसका बिहार और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सीबीटी 1 में वेतन स्तर 4 और 6 के लिए चयनित उम्मीदवारों की सीबीटी 2 इस साल 9 और 10 मई को होने वाली है, जो मौजूदा परिस्थितियों के अधीन है। चरण 1 सीबीटी का आयोजन 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच 7 चरणों में हुआ था। सीबीटी 1 का परिणाम इस साल 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया था। वेतन स्तर 2, 3 और 5 के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। सावधान, अगर आप राजगीर जू सफारी घूमना चाहते हैं और घर बैठे टिकट बुकिंग करने के लिए वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। जी हां, इस बार साइबर साथीरों ने राजगीर जू सफारी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की फर्जी वेबसाइट बना दी है, जबकि हकीकत में राजगीर जू सफारी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। दरअसल साइबर साथीरों ने बिहार टूरिज्म के लोगों का प्रयोग कर और उसमें राजगीर जू सफारी की तस्वीर डाल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की वेबसाइट राजगीर जू सफारी .com बना दी है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को राजगीर जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत कुमार को एक मेल आया। उस फर्जी मेल में एक व्यक्ति ने लिखा कि सर, मैंने राजगीर जू सफारी का ऑनलाइन टिकट बुक कराया था, पैसे तो कट गए लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने इस बात की लिखित शिकायत साइबर सिक्योरिटी सेल को दी। वहीं लोगों को इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए विज्ञापन भी दिया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कंकड़बाग के डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार को अत्याधुनिक नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के हित में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस मौके पर मेयर सीता साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मेडिवर्सल हॉस्पिटल के चेयरमैन विजय किशोर पुरिया, संरक्षक डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर ऋषि किशोर भी उपस्थित थे। इस मौके पर मेडिवर्सल के फाउंडर डायरेक्टर नवनीत रंजन ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यह सेंटर नवीनतम तकनीक और बुनियादी ढांचे से लैस है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर आने वाले मरीजों के सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिणामों को सुनिश्चित करेगा। हम विश्व स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके अपने मौजूदा रोगियों के साथ साथ भविष्य के सभी रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने का लक्ष्य रखते हैं। हमारे रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार संभव है। नेफ्रोलॉजी मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं निश्चित रूप से मरीजों के तकलीफ को कम करने का उपाय होगी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में +2 की पढ़ाई के लिए सादरपुर
पूर्वी रघुनाथपुर करारी, बिष्णुपुर आहोक और रघुनाथपुर बरारी पंचायत के हीराटोला गांव में 4 वर्षों से भवन बनकर तैयार है, परंतु शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था के चलते आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। इससे ग्रामीण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, फिर भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। इसके बाद भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को आवेदन देकर +2 की पढ़ाई शुरू करवाने की मांग की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर मंगलवार को रक्सौल स्थित एकीकृत जांच चौकी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक कर रहे थे। बैठक में सीमा सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ साथ अन्य कई मसलों पर भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में पूर्वी चंपारण के साथ साथ पश्चिमी चंपारण व नेपाल के 12 व परसा जिला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही दोनों देश के सुरक्षा निकाय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक से पूर्व नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल का स्वागत डीएम अशोक ने किया। इसके साथ बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा परसा के डीएम उमेश कुमार ढकाल को गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद औपचारिक तौर पर आईसीपी रक्सौल के सभाकक्ष में दोनों देश के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की समाप्ति के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए डीएम अशोक ने कहा है कि कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय पर यह बैठक हुई है। नेपाल में आगे निकाय चुनाव है, जिसको लेकर वहां के अधिकारियों से सीमा सुरक्षा को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। साथ ही राज्य में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नेपाल प्रशासन से अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की गई, ताकि सीमा पार से शराब की तस्करी न हो। बिहार में बैंक की नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। बिहार राज्य सहकारी बैंक ने आईटी मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 50,000 रुपये तक हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास उत्तर प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में BE, BTech, MCA या BCA की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन से पढ़ाई बीच में ही रोककर स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। यूक्रेन से लौटे छात्रों को इस बात की चिंता थी कि वह अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग कैसे पूरी करेंगे, लेकिन अब यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने विदेशी छात्रों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। दरअसल यूक्रेन से लौटे छात्र अब अपने देश में अस्पताल से प्रैक्टिस ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस फैसले से भारत के हजारों छात्रों को राहत मिली है, जो युद्धग्रस्त देश से वापस आ गए हैं। विश्वविद्यालयों ने विभिन्न देशों की सरकारों से अपने छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के अवसर देने का भी आग्रह किया है, ताकि वे अपेक्षित कौशल हासिल कर सके। हालांकि यूक्रेन के विश्वविद्यालयों ने पिछले महीने से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी है, लेकिन अपेक्षित कौशल हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों ने छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर देने के लिए संबद्ध देशों से आग्रह किया है। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अब आसानी से की जा सकेगी। बिहार में 11 जगहों पर निबंधन कार्यालय खोलने का सरकार ने मन बना लिया है। पटना में 3 निबंधन कार्यालय खुलेंगे, जिसमें जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री आसानी से हो जाएगी। पटना के फतुहा, बिहटा और संपतचक में रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा बेतिया के रामनगर, हाजीपुर के पातेपुर, बक्सर के डुमराव सहित अन्य 5 शहरों में भी निबंधन कार्यालय खुलेंगे। इसे लेकर विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। नए निबंधन कार्यालय और कहां-कहां होंगे, इसकी मुहर जल्द ही लग जाएगी। इन कार्यालयों के खुल जाने के बाद इलाके के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
25 नई सीएनजी बसें पटना शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2 कंपनी मिलकर इन बसों की आपूर्ति करेगी। अगले माह तक बीएसआरटीसी की सिटी बसों के बेड़े में ये बसें शामिल हो जाएंगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली एसी सीएनजी बसें होंगी। वर्तमान में 70 सीएनजी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 50 नई हैं, जबकि 20 पुरानी डीजल बसों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें सीएनजी में बदला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी एसी नहीं है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना